सवाल लगा रहे थे। क्वेश्चन देखिएगा, सवाल ही लगाने हैं। इतना तो पता है कि प्लस एम इफेक्ट अगर होता है तो कार्बोकटाइन को स्टेबल करता है। बोलिए, प्लस आई है कार्बोकटाइन को स्टेबल करेगा, माइनस एम है माइनस आई है कार्बेनाइन को स्टेबल करेगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्बोकटाइन को अनस्टेबल करेगा। लेकिन यह भी देखना है कि अगर बेंजीन रिंग है तो प्लस एम और आई में उस समय ज्यादा इंपैक्ट किसका है? एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा लगता है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? एम इफेक्ट। क्लियर है बात? केवल हेलोजन के केस में मामला पलट जाता है। ठीक, मान लीजिए ये दो कार्बोकटाइन आपके पास है, और आपसे पूछा गया कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपको देखना है। आंसर बोलो, क्या फर्स्ट होगा? अब पहला काम क्या करना, बात को सुनना जरा, बड़े आराम से निकल जाएगा। दोनों चीजें जो जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो सेम है? कार्बोकटाइन है। अच्छा, जो चीज आपको एक जैसी दिखे उसे मत देखना, रेजोनेंस दोनों में है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब अगर मैं OH या F की बात करूं तो ये कहां लगे हैं? पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पर प्लस एम भी लगता है और माइनस आई भी। आई तो लग ही रहा है, OH यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बनी चीज है तो माइनस आई होगा। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, प्लस एम और माइनस आई। अब ये देखो कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, तो नॉर्मल केसेस में कौन डोमिनेटिंग है? प्लस एम। लेकिन हेलोजन के केस में मामला पलट जाता है। अरे बोलो, अब तुम मुझे बताओ, कार्बोकटायन को प्लस एम वाला स्टेबल करेगा या माइनस आई वाला? प्लस एम वाला। तो जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना कि इस तरीके से ऑर्डर बना लिया जाता है। वहां गोला बनाने वाली आदत डाल लो तो उससे क्या होगा, तुम्हें डोमिनेटिंग फैक्टर समझ में आना चाहिए कौन है। तो ध्यान रखना, कार्बोकटायन को प्लस एम वाला ज्यादा स्टेबल करता है, फिर प्लस आई, फिर उसे अनस्टेबल करता है माइनस आई, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करता है? माइनस एम। अगर ये कार्बेनायन होता तो ये पूरा मामला पलट जाता, यानी उल्टा ऑर्डर लिखते। दोनों लिखवाए हैं कल। अब एक सवाल करते हैं जिसमें ज्यादा ग्रुप हो, हटाया जाए। ये उतारा हुआ है, बस दिखा रहे हैं तुमको। चार बेंजीन रिंग बना लीजिए। पहले वाले में मतलब सभी में COH है, और OCH3 है, यहां Cl है, NO2 है, कुछ नहीं है। ये A है, B है, C है और D। ठीक है ना? और मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। किसका ऑर्डर बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ का।
अब तुम मुझे बताओ, जो पढ़ के आए हैं वो कॉमन चीज यहां भी काम करेगी। अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो A डॉट एस लिख सकता हूं, और मैं कहूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। क्या H प्लस निकाल देंगे, और जो एनायन बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ही क्या बोलेंगे, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्या ये बताइए सब C डबल OH है, यानी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी, और जो चार्ज आ रहा है वो सब पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी सेम एटम पर चार्ज आ रहा है। ओ पर क्या आएगा, माइनस आई, ओ माइनस, तो बना लीजिए सब पर नेगेटिव चार्ज। अब हमें ये बताइए कि जैसे हम लोगों ने अभी कार्बोकैटायन के लिए किया था, अगर हम नॉर्मल बात करें तो किसी भी एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, माइनस एम वाला, उसके बाद माइनस आई वाला, उसके बाद अगर प्लस आई दोगे तो तुम चार्ज बढ़ाने की बजाय घटा रहे हो, वो सॉरी घटाने की बजाय बढ़ा रहे हो, यानी अनस्टेबल कर रहे हो। और अगर कहीं प्लस एम दे दिया तो और दिक्कत, क्योंकि जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन हमसे खींच लिया जाए। क्या बात समझ में आती है? तो क्या ये बात एनायन के लिए उल्टी हो गई? अगर ये कैटायन होता तो प्लस एम, वो आपको पता ही है। अब हमको ये बताइए सर कि क्या यहां पर, एक सेकेंड बोलिए सर। 3 बजे, हाँ ठीक है, क्लास में है सर, ठीक। अब ये बताइए सर, यहां जो ग्रुप लगे उनको जरा देख लो। OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, लेकिन OCH3 का माइनस आई भी होता है। Cl की अगर बात करें, लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, लेकिन हेलोजन है तो माइनस आई भी होता है। NO2 की बात करें, अब ये याद होना चाहिए, कौन सा इफेक्ट, माइनस एम, और साथ में माइनस आई। यहां अगर बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं, यही तो बात है। पहले ये बना लिया जाता है सवाल करते समय। अब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, तो प्लस एम और माइनस आई में तो एम ही इफेक्ट है। यहां अगर हम बात करें तो हेलोजन में मामला उल्टा है, लेकिन सर NO2 में फिर वही कहानी, एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, वहां कुछ नहीं है। आपके एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है, माइनस एम वाला, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन बनाएगा, थर्ड यानी सी वाला, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो। क्लियर है मामला? माइनस एम के बाद कौन है, मैंने नंबर लिखवाया था, माइनस एम के बाद कौन है जो स्टेबल करता है, माइनस आई। माइनस आई कहां डोमिनेटिंग है, बी में। उसके बाद आप ये जानते हैं कि ये दोनों अनस्टेबल करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं उसको, उसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब फिर आएगा डी, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, ए। ये होगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या बात समझ में आ रही है सर? तो ध्यान रखना है, कोई घबराना नहीं है, आपको वो तो पता ही है, बस याद रखना हमेशा देखने का तरीका, अगर एनायन है तो माइनस एम सबसे बढ़िया, फिर माइनस आई, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये अनस्टेबल करने वाले, तो जहां कुछ नहीं लगा है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कुछ लगा है तो नंबर 3 पर फिर प्लस आई। और उसके बाद सबसे बेकार एनायन कौन सा होगा, जिस पर प्लस एम से और इलेक्ट्रॉन तुम देकर चार्ज को बढ़ा रहे। ठीक बात है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जब भी निकालना हो, हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ
एनायन से निकाला जाता है। आपके ग्रुप में एक शीट हमने डालवा दी है, बात समझना। कल आप जब आएंगे तो आपको वो शीट नॉर्मली जो है वो मैं पीडीएफ फॉर्म में तो डाल ही दिया है, वो मैं आपको वैसे भी दे दूंगा पेपर फॉर्म में भी। लेकिन बस यही है कि जो आ रहे हैं उनको दे देंगे, जो नहीं आ रहे हैं अपना वो उससे कर लेंगे। तो आपको सवाल भी लगाने हैं तो हम बताएंगे, बात समझ में आ रही है? तो कल वाली क्लास में आपको यहाँ बैठ के सवाल लगाना पड़ेगा, तो आइएगा जरूर, ये नहीं कि आप आए नहीं। बात समझ में आ रही है? फिर जो दिक्कत हो अपने अपने सवाल पूछना, जिससे हर एक आदमी से इंडिविजुअल पूछ पाए कि उसका मामला कहाँ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है ना? हटाया जाए। चलो, हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा था। तो आओ जरा एक सवाल बेसिक स्ट्रेंथ पे भी कर ले। तो यहां लगा दो NH2, और नीचे लगा दो Br। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब सुनो, जानबूझ के हमने दोनों NH2 कर दिए। अगर कल को आ जाए तो आप क्या ध्यान रखना, किसी एक को पकड़ना। बात समझते चलना। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब पहले बहुत गौर से सुन लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर अवेलेबिलिटी है। बहुत क्लियर कट पढ़ाया था। लोन पेयर अवेलेबिलिटी यानी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। लोन पेयर अवेलेबिलिटी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की लोकलाइज्ड से हमेशा क्या होगी? कम होगी। क्लियर है मामला? क्योंकि जो लोन पेयर लोकलाइज्ड है वो आराम से दिया जा सकता है। डीलोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में चला गया उसकी मात्रा यानी उसका मैग्नीट्यूड अपने आप ही कम हो गया। तो ये बात ध्यान रखना। अब सर, क्या यहां ये बात तय है कि अगर आप किसी भी एक को पकड़े तो ये बात तय है कि दोनों लोन पेयर कैसे हैं? डीलोकलाइज। अब अगर दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि असलियत में इंपैक्ट बाकी चीजों का क्या पड़ रहा है। तो जरा मुझे बताइए, ये जो NH2 है इसका कौन सा इफेक्ट मानेंगे? +M और -I। डोमिनेटिंग फैक्टर बोलो +M। याद रखना M इफेक्ट I से डोमिनेटिंग है, हेलोजन के केस में पलटता है, ऐसे ध्यान रखना। यहां आते हैं बेटा Br के लिए +M और -I, डोमिनेटिंग फैक्टर -I। तो अब ये तो तय है कि जितना घूम रहा है दोनों में बराबर है जा रहा होगा। अब हमको ये बताओ, क्या ये +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यानी कि इसकी मात्रा बढ़ रही होगी। ये उल्टा खींच रहे हैं यानी इसकी मात्रा घट रही होगी। तो आंसर क्या होगा? A ग्रेटर देन B। ये बुद्धि ना लगाना, 2 NH2 लगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो किसी एक के रिस्पेक्ट में देखा जाता है सवाल। चलिए सर, हटाया जाए। तो ये ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो लोन पेयर अवेलेबिलिटी पर मेन फोकस रहता है। अच्छा, जब तक लोन पेयर होगा नहीं तब तक फिर तुम क्या बात करोगे किसी को? तो पहला फैक्टर क्या है? लोन पेयर अवेलेबिलिटी। जब वो अवेलेबिलिटी देखनी हो तो डी लोकलाइज और लोकलाइज में कौन जीतता है? लोकलाइज।
ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं देखिएगा सर, एक ये है, एक ये आपका पाइरोल है, एक ये आपका पेरिडीन है। मतलब ऐसे आप कितना भी डिजाइन बना सकते हैं। मान लीजिए 4 है, इनको मैं बकायदा नंबर डाल दे रहा हूं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो हर थ्योरी की एक जान है क्या, कि उसका एक बेस होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। हर अच्छे से अच्छा सवाल वहीं पर जाके रुक जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का बेस क्या है? बेस मतलब उसका आधार क्या है? लोन पेयर अवेलेबिलिटी। जितना ज्यादा लोन पेयर की मात्रा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है मामला? 4 3 2 1। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि मालूम है हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब जो पढ़ा है उस पर है यार। बिटिया बराबर से बनाओ डायग्राम। देखो बीच में 2 डबल बॉन्ड है सेकंड वाले में। हाँ भाई बताइए आंसर। 3 4 2 1। अच्छा मेरी बात सुनना, इधर देखो। जब ये सवाल आया करे इस तरीके का, तो आप बिल्कुल अपने बेसिक पर रहो। क्या यहाँ लोन पेयर है? हाँ है। क्या यहाँ लोन पेयर है? हाँ है। क्या यहाँ पर भी लोन पेयर है? हाँ है। क्या ये बात तय है ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा? लोकलाइज है। ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, पढ़ाया है। साइकिल में डबली बॉन्डेड एटम से जुड़ा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ये भी कैसा है? लोकलाइज है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये लोन पेयर डीलोकलाइज है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ये भी बेटा कैसा है? डीलोकलाइज है। क्या बात क्लियर है? अब हमको ये बताओ, एक बात तो तय है, 3 और 4 वाले इन दोनों से जीत गए, ठीक बात। अब इन दोनों में लोन पेयर अवेलेबिलिटी दोनों में आ गई सेम, यानी दोनों में लोन पेयर एक ही जगह है। अब दूसरी बारी आती है लोन पेयर देने की टेंडेंसी। तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ का पहला पॉइंट है लोन पेयर अवेलेबिलिटी? और फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग बोलते हैं, मैंने पढ़ाया है, अगर पीरियड के एलिमेंट है, किसके हैं? पीरियड के एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बोलो सर। और अगर सेम एलिमेंट है, अगर सेम एलिमेंट है, जैसा कि यहां पे केस फंस गया है, तो सेम एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आधार था कि सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड से कम है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड से कम है। जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों में से कौन आदमी है जो आसानी से लोन पेयर दे देगा? फोर्थ वाला।
और थर्ड वाला उसके पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि लोकलाइज अलग और डीलोकलाइज अलग। क्या बात क्लियर है मेरी आपको? सबसे पहले क्या मेंशन करोगे बेटा? लोकलाइज और डीलोकलाइज। क्लियर है मामला? तो इन दोनों की लड़ाई में ये जीत गया, यानी कि हम अगर यहां आंसर लिखें बेटा तो सबसे ज्यादा 4 और फिर 3। क्लियर है मामला? अब इधर देखना दोस्त, तुमसे क्या गड़बड़ हुई है। एक बात ये बताओ, यहां पर भी रेजोनेंस है या नहीं? यहां पर भी रेजोनेंस है, यानी दोनों में घूम रहा है मामला, लोन पेयर जा रहा है। लेकिन यहां पर रिंग के अंदर अगर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पढ़े हो तो रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आ रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या बनता चला जा रहा है? एरोमेटिक। क्या समझ जाओगे? ये कंपाउंड क्या बन गया? एरोमेटिक। अब सुनना, जो कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, लोन पेयर के घूमने की वजह से उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इसके रिस्पेक्ट में क्या ज्यादा जा रहा होगा, और इसका रेजोनेंस अपने आप ही क्या कम। क्योंकि रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर इस कंपाउंड को एरोमेटिक बना रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा डिलोकलाइज होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन? क्या बात क्लियर है? अब तुम बताओ, क्या बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है? दोनों में ही घूम रहा है। कहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कम है? सेकंड। कहां थोड़ी सी ज्यादा है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन जीतेगा? फर्स्ट। तो होगा फर्स्ट और उसके बाद आएगा सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है सर? तो आपका करेक्ट आंसर है 4 3 1 2। बहुत अच्छे से उतारिएगा सर इसको, कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन गया तो जाहिर सी बात है वो लोन पेयर और अच्छे से चला गया, और लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाता है उतना हमारे लिए गड़बड़ है, क्योंकि हमें लोन पेयर बेसिक स्ट्रेंथ में यूज करना है, किसी दूसरे को देना है। ठीक बात है ना? इस सवाल में नीचे लिखिएगा, बोले इस क्वेश्चन में लिखो, इन कंपाउंड 2 यानी सेकंड, due to delocalization of lone pair, due to delocalization of lone pair of nitrogen, compound becomes aromatic. Compound becomes aromatic. So this lone pair is considered more delocalized. So this lone pair considered more delocalized than compound one lone pair. क्लियर है मामला? तो आप अपने आप ही इसको ज्यादा डिलोकलाइज मानेंगे, ज्यादा डिलोकलाइज होगा तो अपने आप ही बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। चला जाए? हटाएं सर? तो वो तो मैंने बार बार बोला है, जहां रेजोनेंस हो रहा हो वहां एक बार एरोमेटिक वाला मामला देख लेना। अब जैसे तुम कल पूछ रहे थे, इधर देखो कि सर ये भी एरोमेटिक है, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एरोमेटिक। इधर देखो, ऑलरेडी एरोमेटिक,
और रेजोनेंस की वजह से जो चार्ज ला रहे हो उसकी वजह से कोई एरोमेटिक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो ना जो उस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, क्योंकि आप तो चार्ज की स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो ना, कंपाउंड की थोड़ी ढूंढ रहे हो। इधर देखो, हटाएं इसको। अब ये बताओ, अगर कल को आ जाए लो ये कर लो, ज्यादा मजा आ जाएगा तुमको, शांति मिलेगी इसको करके। ये आया मान लो, तो ये अच्छा सवाल बन जाता है कि एक जगह बेंजीन दिखे एक जगह ना दिखे। अब मेरी बात सुनना, तुम यहां पर इधर क्या ढूंढने जा रहे हो? पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, कंपाउंड की नहीं। वो क्या है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम यहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी ढूंढने जा रहे हैं तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है? हाँ है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है? हाँ है। तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो रेजोनेंस में होता है, क्या हम लोग उसे डीलोकलाइज बोलते हैं? टहल रहा है। डीलोकलाइज चीज हमेशा अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में है तो सबसे अच्छा है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर रहा है। अब ये बताइए सर, क्या यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना घूमता तो भी ये कंपाउंड क्या रहता? एरोमेटिक। तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो था ये है। अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है? बोलो भैया, क्या पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस की वजह से यहां क्या आ रहा है? एरोमेटिक कैरेक्टर। क्यों? आपने पढ़ा होगा यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूमते नजर आते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई घूमे रिंग के अंदर, 6 पाई घूमे, 10 पाई घूमे, एरोमेटिक होता है। तो क्या इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो एरोमेटिक चार्ज के घूमने की वजह से बन रहा है। क्योंकि आप किसकी स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं? चार्ज की, उस बेंजीन रिंग की नहीं निकाल रहे। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी ऐसा मामला भी फंस जाए कि दोनों तरफ एरोमेटिक एरोमेटिक नजर आए, तो आप देखे रहना कि जो चार्ज के घूमने की वजह से एरोमेटिक हो रहा है वो हमेशा उस स्पेशीज से ज्यादा स्टेबल होगा जो उस चार्ज के ना होने पर भी एरोमेटिक होता। क्लियर है बात? बना लो, ध्यान रखना। ये सब वो सवाल है कि इन्हीं में जगह पे गलत हो जाएगा, सीधा फंडा है। तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम गलती कहां करोगे, वरना नॉर्मल जगह पे तो तुम निकाल ही ले जाओगे। चलो भैया, एक सवाल देते हैं। देते क्या है, यहां देखते हैं, हटाते हैं, हटाएं इसको। देखना, अगर मान लो मैं तुमसे कहता कि बेंजोइक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, तो मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम? ठीक बात। अब तरीका सुनना, क्या जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, एनायन यानी कॉन्जुगेट बेस, यानी H प्लस निकालने के बाद का जो एनायन है उसे कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं, वो ज्यादा
अच्छा एसिड होगा। अगर मैंने यहां से H+ निकाल लिया तो मैं इसे कुछ इस तरीके से बनाता हूं। अगर मैंने यहां से H+ निकाला तो मैं बेटा इसे कुछ इस तरीके से बना ले रहा हूं। बात समझ में आती है? दोनों में अंतर मालूम है क्या है? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है और किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन नहीं है, यानी चुपचाप हो रहा है, उधर से इधर इधर से उधर ये चल रहा है। यहां भी हो रहा है। आपके मन में एक विचार आएगा, मैंने इसीलिए सारे टर्म पहले क्लियर किए। सेम एटम के बीच में होने वाला रेजोनेंस इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं तो इसका मतलब दोनों में इक्विवेलेंट है। लेकिन यहां एक समस्या ये है कि ये चार्ज यहां से यहां जा रहा है, लेकिन क्या बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस में है इस C डबल बॉन्ड O के? तो क्या इस C डबल बॉन्ड O के लिए दो ऑप्शन है, चार्ज लूं कि रिंग का डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींचूं, यानी कि यहां पर जो कॉन्जुगेशन है वो क्या कहलाता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा कि नाम है, रेजोनेंस की मात्रा को, उसके इफेक्टिवनेस को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इन दोनों में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? इधर वाला। क्या बात समझ में आ रही है सर? अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। आप में से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बेंजीन का -I जब रेजोनेंस हो रहा है तो कोई आई वाई की बात करने की जरूरत नहीं। क्लियर है मामला? तो कल को पूछा जाए कि वाई बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर है मामला? नीचे लिखो, नीचे लिखो, बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन formic acid due to cross conjugation, due to cross conjugation क्लियर है मामला? ठीक सर, हटाएं। कल कुछ पढ़ाया था, देखें आज तक कितना याद है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। बताओ। कल वाली बात याद है ना? इधर देखो, ये भी रेजोनेंस और ये भी रेजोनेंस। बात समझिएगा। मगर जो पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर दे दे वो पेट भरने वाला रेजोनेंस, यानी कि इसकी भूख को शांत कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। यानी इस रेजोनेंस से क्या हो रहा है? कार्बोकटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्या हम लोगों ने बोला था? ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्लियर है बात? तो यहां कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। बुद्धि मत लगाना, OH का -I इफेक्ट है,
पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा और अनस्टेबल कर देगा। आई इफेक्ट तब देखते हैं जब उससे पहले या उससे बड़ा कोई इफेक्ट ना लग रहा हो, तो यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। क्लियर है मामला? अच्छा ये बताओ, कभी कभार क्या होता है ना, जैसे ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? कॉमन सेंस भी एक चीज होती है। दोनों ही रेजोनेंस में लोन पेयर दिया जा रहा है, और अगर लोन पेयर दिया जा रहा है तो सेम टाइप रेजोनेंस है, यानी दोनों ही रेजोनेंस में क्या कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करना ही लास्ट बात नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो लोग अपना लोन पेयर दे रहे हैं, क्या उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आसानी से अपना लोन पेयर देता है। सुन लो गौर से, खत्म नहीं हुआ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आसानी से लोन पेयर अपना प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, अगर वो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो। अगर वो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन और सल्फर में कौन अपना लोन पेयर बढ़िया से देगा? ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो साइज जितना छोटा लोन पेयर का रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, क्योंकि उतना ज्यादा अवेलेबल लोन पेयर आपको मिलेगा रेजोनेंस के लिए। क्या बात क्लियर है सर? तो ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पीरियड क्या है? सेम। ठीक बात है। अच्छा अगर मैं यहां पर SH कर देता तो तब ये हो जाता, क्योंकि तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि SH वाला सबसे पीछे आ जाता। तो बल्कि आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों में इससे भी पीछे कौन होता? अगर मैं यहां क्या लगा देता, ये भी बना लो SH, क्योंकि ये लोन पेयर अपना उतना अवेलेबल नहीं करा पाएगा। क्लियर है बात? तो इतना मामला ध्यान रखना है। कल जब आइए तो शीट देंगे आपको, कल सवाल आपको करने, यहीं टिक करेंगे, करके आप हमको दिखाएंगे। तो जितना आपने पढ़ा है M इफेक्ट, I इफेक्ट और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सब बढ़िया से देख के आइए।